बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको टोपी शुक्ला कहानी पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको इरफान के जन्म तक की कहानी पढ़ा दी है और अब आज उसके बाद की कहानी को शुरू करती हूँ। इरफान की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हांडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ सपड़ जी भर खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलविन बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे न मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। अब इरफान की दादी की बात करते हुए लेखक यहाँ बता रहा है कि वो एक जमींदार की बेटी थी, खाए पिए घर की थी, खाने पीने की शौकीन थी, लेकिन मौलवी के यहाँ ब्याह हो गया था लखनऊ में, तो वहाँ आकर के उनका ये शौक जो था पूरी तरीके से बदल गया था, तौर तरीके बदल गए थे। और लखनऊ में आकर के वो अपने घर वाले दूध दही मलाई वाले दूध काली हांडी में पके हुए, जो देहात ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग दही बनाते हैं वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो किस तरह से बनाया जाता है। और मोटी मलाई वाले दही जो होते थे, खा करके सूंधी सुगंध वाले, उन्हें बहुत पसंद थे। लेकिन जब कभी मौका मिलता मायके जाने का तो वो मायके जाती तो वो सारी चीज़ खूब जी भर के खाती। लेकिन जैसे ही लखनऊ आती फिर वो मौलविन बन जाती। अपने पति से, अपने मियाँ से, अपने पति से उनकी यही एक शिकायत थी कि मौका हो या बिना मौका वो हमेशा एक मौलवी ही बने रहते हैं। तो उनकी शौक जो थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। जिस तरह की वो शौकीन थी जमींदार की बेटी होने के नाते, वो सारी चीज़ें उनकी ससुराल में पूरी नहीं होती थी। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। वजह यही थी कि ससुराल में उनकी आत्मा इसलिए बेचैन रहती थी कि हमेशा वो मायके का जो सुख चैन जमींदार बेटी होने के नाते से, जो बड़ी बड़ी हांडियों में दूध दही खाना खेलना नहाना सब, वो सब पर बंदिश लग गई, तो उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलती थी। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा, लाश करबला जाएगी या नजफ? तो बिगड़ गई। और आखिरी समय में बेटे ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि जैसे सारे लोगों ने अपनी अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उनकी लाश करबला ही जाएगी, तो आपकी क्या होगी? तो बहुत तेज नाराज हुई। नाराज होने की वजह थी कि वो पूर्वी क्षेत्र को बहुत मानती थी, पूर्वी बोलती थी। वो भले मुसलमान थी लेकिन हिंदुओं के धर्म मिजाज तौर तरीके को भी अपने दिल से अपनाती थी। चेचक का उदाहरण पीछे दिया गया मैंने, और किसी के जाने आने पे जो लोटे का पानी रखा जाता था वो भी उदाहरण मैंने आपको पीछे बताया है। तो वो सब देखकर ये लगता है वो बड़ी नाराज होती हैं और कहती हैं कि वो बोलती क्या है कि ए बेटा, जो तू से हमारी लाश ना संभाली जाए तो हमरे घर भेज दी हो। कहने का मतलब कि अगर तुम मेरी लाश नहीं संभाल पा रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि नजफ ले जाना है, करबला ले जाना है या कहाँ दफन करना है, जो तुमसे कुछ नहीं हो रहा ना, तो मेरी लाश को मेरे घर भेज देना, वो लोग अपना ठिकाने लगा देंगे। तो ये उनकी नाराजगी का नतीजा था कि वो इस तरह से चाहती थी कि इस तरह का सवाल उनसे क्यों। जहाँ वो जी खाई बड़ी खेली, मायके और ससुराल का सुख उन्होंने देखा, और जब मृत्यु हो गई तो लाश को दफन करने के लिए करबला ले जाया जाए। सांसें यहाँ ली हैं और दफन करने के लिए करबला, तो उनको बहुत अजीब लगता है। कहते जहाँ जीवन की सांसें ली हैं मैंने, जिया खेला खाया, वहीं जाकर मैं अपनी अंतिम सांस भी लूँगी, तो इसीलिए वो उखड़ पड़ती हैं। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में हैं और घर कस्टोडियन का हो चुका है। मृत्यु के करीब आ चुकी थी, उनको अपनी पिछली बातें कुछ भी याद नहीं रह गई थी। सब कुछ उन्हें भूला बिसरा सा लगता था। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं? घर वालों के विषय में बस जो लोग दिखते हैं वही याद आते हैं। आंखों के सामने की चीज़ें याद होती हैं, आंखों के पीछे की चीज़ें भूल जाया करती हैं। तो कहाँ का घर था, कहाँ की रहने वाली थी, कितना जमीन जायदाद थी, कितनी कस्टोडियन में चली गई थी, कुछ भी उनको याद नहीं था।
और ऐसी छोटी मोटी बातों को उस समय मृत्यु के समय याद करने का कोई मतलब नहीं बनता था। हर वक्त मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, और उस वक्त मनुष्य यानी मृत्यु के वक्त जीवन के जो सबसे खूबसूरत समय होता है, अपने बेटे, अपने पोते, अपने नज़दीकी रिश्तेदार, खून के रिश्तों को याद करता है, और उसी तरह वो अपने नज़दीकी लोगों को याद करती, अपने खूबसूरत सपने देखती। यह कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इरफान की दादी को भी अपना घर याद आया। अब इरफान की दादी को भी रह रहकर अपना घर याद आ जाता था। बीच बीच में अंतिम सांसें चल रही थी। उनके घर का नाम कच्ची हवेली थी, क्योंकि पूरा हवेली जो था, उस समय कच्चे मकान बनते थे, लेकिन हवेली होती थी, कई कई हिस्सों की होती थी। बीच में कई कई आंगन होते थे, एक एक आंगन के चारों ओर कोठरियों का बनी होती थी। तो वो हवेली का नाम दिया जाता था, जिसमें 20 से 25 कोठरियां होती थी, और लेकिन कच्ची हवेली कहलाती थी, क्योंकि वो कच्ची मिट्टी की बनी हुई हवेली थी। उन्हें दशहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया, जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था, और फिर दशहरी आम का पेड़ जो लगाई थी वो भी उन्हें याद आ रहा था। अंतिम समय में उन्हें वो सारी चीज़ें याद आ रही थी कि जो उन्होंने अपने सुखमय वातावरण में रहकर देखा था, जो उन्हीं के साथ बूढ़ा हो चुका था, यानी कि जो उनके हाथ का लगाया पेड़ था वो भी अब पुराना हो चुका था, उसकी भी याद आ रही थी। ऐसी ही छोटी छोटी मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आईं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनको याद आ रही थी। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला और नजफ कैसे जा सकती हैं। अपनी पुरानी यादों के साथ वो अपने इसी हिंदुस्तान में ही अंतिम सांसें लेना चाहती थी, और मृत्यु के बाद भी वो यही चाहती थी कि उनको यहीं दफन किया जाए, क्योंकि उनकी सांसें, उनकी यादें सब यहीं समाई हैं। तो करबला और नजफ जाने का कोई मतलब नहीं था उनके लिए। तो जीवन पर्यंत उन्होंने सुखमय वातावरण में यहीं हिंदुस्तान में गुजार दिया। तो उनके लिए वही था कि मृत्यु के बाद भी वो अपना शरीर यहीं त्यागे और यहीं रह जाएं। तो इस तरीके से उनके मन में जो प्यार था धरती के प्रति, उन्होंने बताया कि उन्हें नजफ और करबला जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने गुस्से में कहा, जो तुमसे ना संभाली जाए तो हमरे घरे भेज दियो। फिर अंत में उनको दफन कहाँ किया गया? यही बनारस के फातमान में, यहाँ सिगरा चौराहे के पास फातमान कब्रिस्तान है, तो वहीं पर वह बनारस के फातमान में दफन की गई, और इसी फातमान के कब्रिस्तान में वो दफन की गई, क्योंकि मुर्तजा हुसैन की पोस्टिंग उन दिनों वही थी, और उनके पुत्र मुर्तजा हुसैन इस समय बनारस में ही थे। तो उन्हें लगा कि सबसे नज़दीकी जो कब्रिस्तान था फातमान, वहीं पर उन्हें दफन कर दिया गया। इरफान स्कूल गया हुआ था दादी की मृत्यु के समय। इरफान स्कूल में था। स्कूल में खबर जाती है कि बीबी का देहांत हो गया। दादी को लोग बीबी कहते थे, इरफान की दादी को सभी लोग बीबी कहते थे। तो इरफान उस समय कक्षा 4 में पढ़ता था, चौथी कक्षा में था, और उसकी टोपी से मुलाकात हो चुकी थी। वो टोपी से मुलाकात कर चुका था। तो इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। प्यार तो उसे अपने अब्बू, अम्मी और बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, लेकिन दादी का प्यार अनमोल होता है। वास्तव में कहा जाए तो भाई बहन, माता पिता सबसे प्यार होता है, लेकिन दादी नानी के प्यार की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बच्चों को लगता है कि दादी नानी से ज़्यादा तो माँ भी प्यार नहीं करती, तो उन्हें माँ के प्यार से भी ज़्यादा दादी और नानी का प्यार समझ में आता है। तो इरफान को अपनी दादी से बहुत प्यार था। उसे प्यार अपने अब्बू, अम्मी और बाजी और छोटी बहन नुजहत से भी था, परंतु दादी से वह जरा ज़्यादा ही प्यार किया करता था। मतलब दादी को के प्रति उसका प्रेम बहुत ज़्यादा था। कभी कभार डांट लिया करती थी। कभी दादी की तो डांट भी प्यारी लगती थी। दादी अगर कभी गुस्से में डांटती हैं तो बच्चे जाके उनसे लिपट जाते हैं। फिर उनसे क्या होता है कि दादी वो डांट भी भूल जाती हैं, और फिर उन्हें झिटक के बोलती है, हटो, शैतानी करते हो, और फिर उसके बाद प्रेम दिखाते हो। तो उनकी डांट और उनका प्यार ऐसे ही होता है कि बच्चे उनसे लिपटे रहते हैं। नुजहत को जब मौका मिलता तो उसकी कॉपियों पे तस्वीरें बनाती। अब नुजहत छोटी थी
जब उसे मौका मिल जाता तो वो इरफान की कॉपियों पर रंग बिरंगे चित्र बना के बैठ जाती। बस एक दादी थी जिन्होंने उनका दिल कभी नहीं दुखाया, और दादी हमेशा हमेशा इरफान को इतना प्यार करती थी कि कभी किसी मौके पर भी उन्होंने दिल दुखाने वाली बात इरफान के साथ नहीं की थी। बस एक दादी थी जिन्होंने उनका दिल कभी नहीं दुखाया। वह रात को भी उसे बहराम डाकू, अनारपरी, बाराबुट, अमीर हमजा, गुल बकावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला रानी की कहानियां सुनाया करती थी। ये पुराने किस्से कहानियां, दादी नानी के जमाने की हातिम ताई जैसी कहानियां जो थी, वो दादी नानी रात को सोते समय बच्चों को सुनाया करती थी। और फिर उनकी कहानी शुरू हो जाती। सोता है संसार, जागता है पाक परवरदिगार, आंखों की देखी नहीं कहती, कानों की सुनी कहती हूँ, एक मुल्क में एक बादशाह रहा। अब उनकी कहानी शुरू हो जाती थी ऐसे ही कह के वो कि कानों की सुनी बता रही हूँ कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। तो अपनी पूर्वी भाषा में ही कहानी को शुरू से ही सुनाना शुरू कर देती। उनकी कहानी प्रायः ऐसे ही शुरू होती थी कि एक मुल्क में एक बादशाह रहा। दादी की भाषा पर वह कभी नहीं मुस्कराया, लेकिन उसे दादी की भाषा पर कभी हंसी नहीं आती थी, बल्कि और प्यार आता था। उनकी भाषा में जो मिठास थी, उस मिठास को देख करके वो और उसे खुशी मिलती थी, उस मिठास को वो अनुभव करता था। उसे तो अच्छी भली लगती थी और खूब प्यार से उनकी कहानियां सुनता। पर अब्बू नहीं बोलने देते। पर अब्बू कलेक्टर थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी माँ अगर पूर्वी बोलेंगी तो लोग कहेंगे कि कलेक्टर साहब की माँ को खड़ी बोली नहीं आती, तो वो मना करते थे। जब वह दादी से इसकी शिकायत करता तो वह हंस पड़ती और इरफान दादी से कहता कि अब्बू को आपकी बोली पसंद नहीं है, आप खड़ी बोली में बोला करिए, तो वो हंस पड़ती थी। तो हंस के क्या कहती थी, मोरा का है बेटा, अनपढ़ गवारन की बोली हूँ, बोली तू काहे को बोले लग्यो। तो वो कहती थी मेरा क्या है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूँ और मेरी बोली को तू क्यों बोलता है। तो जब कभी इरफान उनकी नकल करके बोलता तो पिताजी डांट देते थे, तो और दादी को भी कहते थे कि ऐसे बोलें, तो वो उसे डांट पड़ जाती थी। तो दादी की भाषा पर अक्सर होता था तो वो समझा देती थी कि अनपढ़ गवारन की भाषा है, तो काहे को बोलते हो, तुम मत बोला करो, तू अपने अब्बा की बोली बोलो। तो दादी कहती इरफान से कि तुम अपने पिताजी की बोली बोला करो ताकि उन्हें अच्छा लगे, वो कलेक्टर हैं, हमारी बोली क्यों सीखते हो। बात खत्म हो जाती, कहानी शुरू हो जाती, बात खत्म हो जाती, फिर वो आगे बात को फिर कहानी पर आ जाती सीधे और उसे कहानी शुरू कर देती। तो कहानी, अभी ये बात खत्म हुई तो उन्होंने कहानी शुरू कर दी। कहानी कैसे शुरू की देखिए मैं बताती हूँ। तो वो बादशाह का किहिस की तुरते एक ठो हिरन मार लिया वा। तो वो बादशाह का किहिस की तुरते एक ठो हिरन मार लिया वा कि तब वो बादशाह ने क्या किया कि तुरंत ही जा करके एक हिरन मार ले आया। अब कहानी ऐसे वो शुरू करती थी। यही बोली टोपी के दिल में उतर गई। अब इरफान का दोस्त जो टोपी था, जब कभी इरफान के घर जाता और दादी उसे इस तरह से कहानी सुनाती और कहानी सुनाते हुए इस पूर्वी भाषा का प्रयोग करती कि तुरते एक ठो हिरन मार लिया वा, तो टोपी को बहुत अच्छा लगता और उनकी बोली की मिठास से इतनी मधुरता होती कि टोपी धीरे धीरे उनके करीब होता चला गया और उसे हमेशा दादी की ही याद आती थी। इरफान की दादी उसे अपनी दादी की पार्टी की दिखाई दी। इरफान की दादी और उसकी खुद की दादी का जो प्रेम था, प्रेम में अंतर था, लेकिन एक उम्र दराज की थी, एक समान थी दादी तो दादी। लेकिन उसे अपनी दादी से नफरत थी क्योंकि उसकी दादी उसे इतना प्यार नहीं करती थी और उसकी दादी की तरह कहानियां नहीं सुनाती थी, दुलार नहीं करती थी, तो उसे अपनी दादी से उतना प्यार नहीं आया था। तो उसे नफरत थी, नफरत। जाने कैसी भाषा बोलती थी। इरफान के अब्बू और उसकी भाषा एक थी। अब
उसने कहा कि टोपी की दादी जो थी वो बहुत कड़े स्वभाव की थी, उन्हें बहुत खराब लगता था कोई गंवारू बोली बोले। तो इरफान के अब्बू और दादी तो एक जैसे बोलते थे, तो उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता था और टोपी को भी बहुत मजा आता था। टोपी को भी बहुत मजा आता था कि वो इस तरह से दादी की बातें सुनता, कहानियां सुनता। जब वो इरफान के घर जाता तो उसकी दादी ही के पास बैठने की कोशिश करता और अब्बू और बाजी को छोड़कर, माँ को छोड़कर जब कभी टोपी इरफान के घर पहुंचता तो घूम फिर के दादी के पास चला जाता और दादी के पास ही चिपका बैठा रहता, उन्हीं से बातें करता, उन्हीं से सब कुछ पूछता। और दादी भी उसके साथ उतना ही प्यार करती जितना इरफान से करती। वे दोनों अलबत्ता उसकी बोली पर हंसने के लिए उसे छेड़ती, तो बोली बहुत अच्छी लगती, बहुत मिठास भरी लगती, तो इधर उधर की बातें करते सब कि ताकि दादी बोले और उन्हें बहुत अच्छा लगे। परंतु जब बात बढ़ने लगती तो दादी बीच बचाव करती और दादी का काम ही होता है बीच बचाव का। जब इधर उधर की बातें करने से बात बिगड़ने की स्थिति में आती तो दादी बीच बचाव करके उन्हें शांत करा देती। तो जब कभी ऐसी स्थिति आती कि बोली को लेकर डांट सुनना, मार खाना या अलग तरह से डांट सुनने की नौबत आती तो दादी उसे बीच बचाव करके रोकती और साथ में चिढ़कर उसे डांटती कि तय काहे के जाते उस सबन के पास मुंह पिटावे को झाड़ू मारे। तो इस तरह से कह के हमेशा डांटती थी कि तू क्यों जाता है उन लोगों के पास, अपना समय बर्बाद। मुंह पिटावे गुस्से में कहती थी, मुंह पिटाने गुस्से में कहती थी मुंह पिटवाने क्यों जाता है, क्या जरूरत है तुझे वहां जाने की। झाड़ू मारे एक तरीके से नाराजगी का भाव देने के लिए कि तुझे बहुत पड़ी है उनकी चिंता करने, तू वहां जाता है मुंह पिटने, अपना मुंह पिटवाने, तो मत जाया कर। तो चूंकि वो प्यार करती थी और प्यार करने के कारण वो चाहती थी कि उसे कोई डांटे ना, और जब डांट खाता उदास होता तो वो खुद ही उसको डांटती कि तू वहां जाता ही क्यों है। और वो चुपचाप उनके पास चला जाता और चुपचाप उनके पास बैठ जाता। चल इधर आ, वो कहती चल इधर आ, इधर अपने पास बैठा लेती और डांट कर कहती, परंतु उनका हर शब्द शक्कर का खिलौना बन जाता और ऐसा लगता था उनके शब्द में शक्कर सी मिठास है और अमावट सा, उनका जो अमावट सा रस है जिसके अंदर, और तिलवा बन जाता, जैसे तिलकुट, तिल का लड्डू होता है जिसमें एक स्वाद और एक मिठास होती है। उनकी हर भाषा के हर शब्द में अमावट और तिलवा और जो चीनी की मिठाई होती है, खिलौना, उस जैसी मिठास बनी। कहने का तात्पर्य कि कुल मिलाकर ये कहना चाहिए कि उनकी भाषा में अत्यधिक मिठास थी, जिस मिठास के कारण इरफान और टोपी दोनों उन्हीं से चिपके रहते थे। और वह चुपचाप उनके पास चला जाता और चुपचाप बैठकर उनकी बोली सुन सुन करके वो उनसे बातें करता और बातें करने के साथ साथ ही उनकी बातें सुनता भी। और वो अपनी बात शुरू करती तो तुरंत टोपी से पूछती कि तेरी अम्मा क्या कर रही हैं। तो बात ही बात में वो पूछ बैठती थी कि तुम्हारी अम्मा क्या कर रही हैं। दादी हमेशा यहीं से बात शुरू करती थी, तो दादी हमेशा ऐसे ही से बात शुरू करती थी। आते ही सबसे पहले पूछती थी तेरी अम्मा क्या कर रही हैं, कि मतलब तुम्हारी माँ क्या कर रही है इस समय घर पर। तो सारी चीज पूछने के बाद पहले तो वो चकरा जाता, फिर वो अम्मा क्या होता है, फिर वो समझ गया कि अम्मा मतलब माता जी को कहते हैं। फिर वो जान गया कि दादी अम्मा शब्द माँ के लिए कहती है, तो उसने जान लिया अच्छे से, तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। अब वो बार बार अम्मा कह के अपने आप को अभ्यस्त करता कि आज से वो भी माँ को अम्मा बुलाएगा। फिर वो समझ गया कि माता जी को कहते हैं, यह शब्द उसे अच्छा लगा, अम्मा। अब उसे अम्मा शब्द से बहुत प्यार हुआ यार। दादी के मुंह से अम्मा सुनते सुनते उसे बहुत प्यार हुआ यार कि अम्मा शब्द बहुत प्यारा है। वो इस शब्द को गुड़ की डली की तरह चुभलाता रहा और बार बार मुंह में ठीक वैसे ही उसे घुलाता रहा। चुभलाना शब्द का मतलब होता है चूसना, चुभलाना है मतलब मुंह में लेकर हिलाते रहना।
तो उसे गांव की भाषा में कहा जाता है चुबलाना। तो वो जैसे लगता कि मुंह में कोई गुड़ की एक डली डाल दिया है, टॉफी का जैसे टुकड़ा होता है, चॉकलेट का टुकड़ा होता है, डाल के और उसको जीभ से चला चला के चाटते रहो, चूसते रहो। तो उसी तरह उनको लगने लगा कि अम्मा शब्द सुनने के बाद वो बार बार मुंह में ला करके उसको जैसे रसास्वादन उसका कर रहा हो, जैसे उसको बड़ा अच्छा लग रहा वो शब्द सुन करके। अम्मा अब्बू, फिर एक दिन का तो गजब हो गया। फिर एक दिन रोज की आदत से अम्मा अब्बू सुनते सुनते उसके मुंह से घर में बैठे बैठे निकल आया। घर वाले तो बेफर पड़े, उनको लगा ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। अब आगे कहानी बताते हैं आपको। एक दिन गजब हो गया। डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले के घर में 20वीं सदी प्रवेश कर चुकी थी, यानी खाना कुर्सी मेज पर होता था। लगती तो थालियां ही थी परंतु चौके पर नहीं। अब उन्होंने भृगु नारायण नीले तेल वाले भृगु नारायण शुक्ला जो थे वो टोपी शुक्ला के पिताजी थे और नीले तेल वाले के नाम से ये प्रसिद्ध थे। और इनके घर में आधुनिकता अपने चरम पर थी। ये उस समय भी, उस जमाने में भी जो थे खाने की मेज कुर्सी का प्रयोग करते थे, डाइनिंग टेबल जिसको कहते हैं। तो खाने की मेज कुर्सी पर एक खाना खाते थे। चौकी और तिपाई पर बैठ के खाने खाने का भी प्रचलन इनके यहाँ जो था खत्म हो गया। खाना थाली में ही लगता था, बफे सिस्टम नहीं था, लेकिन कुर्सी मेज पर बैठकर खाते थे। तो एक दिन सब लोग बैठकर उसी टेबल पर खाना खा रहे थे मेज पर और थालियां लगी हुई थी। उस दिन ऐसा हुआ कि बैगन का भरता कुछ ज़्यादा अच्छा बना था। खाने में उस दिन बैगन का भरता बना हुआ था और जब सब लोग खाना परोस रहे थे तो रामदुलारी सबको खाना दे रही थी। टोपी ने कहा, अम्मा जरा बैगन का भुर्ता, अम्मी जरा बैगन का भुर्ता। तो जैसे ही उसने कहा अम्मी जरा बैगन का भुर्ता देना, और सारे के सारे खाना खाने वालों के हाथ रुक गए कि अरे ये बच्चा अम्मी कहाँ से निकाला, ये अम्मी शब्द कहाँ से इसके मन में आया। तो बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं और खाने वाले हाथ जो टेबल पर थे जो कहते हो जहाँ के तहाँ रुक गए। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए, जितनी आंखें थी वो टोपी के चेहरे पर जम गई और सारे लोग टोपी को टकटकी बांधकर देखने लगे। मेज पर जितने हाथ थे रुक गए वो टोपी और जितनी आंखें थी टोपी के चेहरे पर। अम्मी यह मलेक्ष शब्द इस घर में कैसे आया? अब उन्होंने कहा कि ये मलेक्ष वाला शब्द, मलेच्छों वाला शब्द, छोटी जातियों वाला शब्द तुमने घर में आकर बोला कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ऐसे शब्दों का प्रयोग घर में, वो भी खाने की टेबल पर, खाने की मेज पर कर रहे हो? अम्मी परंपराओं की दीवार तोड़ने लगी। अम्मी धर्म संकट में पड़ गया। अब वो अम्मी कहने के बाद वो धर्म संकट में पड़ गया कि वो क्या बताए कि उसने कहाँ से सीखा। तो उन्होंने कहा ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी का सवाल था। सुभद्रा देवी यानी कि टोपी शुक्ला की दादी। तो ये लफ्ज तुमने कहाँ सीखा? सुभद्रा देवी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। तो टोपी ने भी आंख नचाते हुए कहा लफ्ज? लफ्ज क्या होता है माँ? तो माँ ने कहा ये अम्मी कहना तुमको किसने सिखाया? तब उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुमको अम्मी किसने सिखाया? अगर तुमको लफ्ज समझ में नहीं आ रहा है तो तुम ये बताओ तुमने अम्मी कहाँ से सीखा? तो उसने उत्तर दिया ये हम इरफान से सीखा है। तो उसने बता दिया साफ साफ जो उसकी सच्चाई थी कि वो इरफान से ये सब भाषा सीखा है। तब इरफान कौन है जानने की इच्छा होगी। तो लोगों, घर वालों ने पूछा उसका पूरा नाम क्या है? तो उसने कहा कि ये हम ना जानते, कि ये तो हमको नहीं पता है कि उसका पूरा नाम क्या है। और पूरे नाम से क्या मतलब था उसे तो बस ये मतलब था इरफान उसका दोस्त है और उस दोस्ती के नाते वो एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा रहते हैं। तो उसे क्या मतलब है कि कौन सीखा? उसने कहा कि ये हम इरफान से सीखा, ये हम ना जानते हैं। तो उसने कहा कि हमको ये नहीं पता है। तो माँ जो रहती बड़ी गुस्से में आके चिल्लाकर फिर वही पूर्वी बोली में कहती है तय कोनो मियाँ के लड़का से दोस्ती कर ले बाय कारे। तो उसने कहा कि क्या तुमने किसी मियाँ के लड़के से दोस्ती कर ली है? बड़े गुस्से में वो इस भाषा को बोली है जो पूर्वी लहजे में बिल्कुल है। रामदुलारी की आत्मा गनगना गई और रामदुलारी की आत्मा इसलिए गनगना गई कि
इप्फन मुसलमान का लड़का था और उसे लगा कि उसका ब्राह्मण का पुत्र टोपी शुक्ला, बलभद्र नारायण शुक्ला एक ब्राह्मण का बेटा है और एक मुसलमान लड़के से दोस्ती कर उसके घर आता जाता है, उससे मिलता जुलता है, उसकी जैसी बोली बोलता है, तो उसे बड़ी चिढ़न होती है, वो जोर से डांट लगाती है। तो राम दुलारी कहती है, बहू तुमसे कितनी बार कहूं कि मेरे सामने गंवारों की जबान न बोला करो। तो दादी उनकी खड़ी बोली बोलती थी और टोपी की माँ कुछ हद तक पूर्वी मिला के बोलती थी। तो उन्होंने जोर से बहू को डांटा कि ये देहातों की वाली भाषा को मेरे सामने मत बोला करो, खड़ी बोली में बोल रहा हो तो बोलो, नहीं तो तुम गंवारों वाली भाषा का प्रयोग मेरे सामने मत करो। सुभद्रा देवी राम दुलारी पर बरस पड़ी। अब लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब जो बात टोपी के ऊपर हो रही थी वो टोपी से हट करके सीधे सुभद्रा देवी पर चली गई। सुभद्रा देवी राम दुलारी पे बरस पड़ी कि तुम ये कैसी भाषा बोलती हो। लोग कहते ना, आप बोलोगे तो बच्चे तो सीखेंगे ही। तो उन्होंने भी वैसे ही लगा, तो उन्होंने राम दुलारी को अच्छी सी डांट लगाई। दूसरी लड़ाई के दिन थे, इसीलिए जब डॉक्टर भृगुनारायण नीले तेल वाले को यह पता चला कि टोपी ने कलेक्टर साहब के लड़के से दोस्ती गांठ ली है, तो वो अपना गुस्सा पी गए। तीसरे दिन ही कपड़े और शक्कर की परमिट ले आए। अब पिताजी ने जब ये जाना कि टोपी ने इप्फल, जिसका कि वो नाम ले रहा है, वो कलेक्टर साहब का लड़का है, तो टोपी के पिता नीले तेल वाले जो थे वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता। उन्हें मौके पर कपड़े और शक्कर की परमिट मिल जाएगी, तो दोस्ती का कुछ तो फायदा उठाया जाए। तो इस नाते से उन्होंने बहुत बिगड़े नहीं। इप्फन को की दोस्ती को उन्होंने स्वीकार कर लिया और मान लिया कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, कम से कम उसका कुछ तो फायदा मिलेगा कि उन्होंने कलेक्टर के बेटे से दोस्ती की है। फिर परंतु उस दिन टोपी की बड़ी दुर्गति बनी। सुभद्रा देवी तो उसी वक्त खाने की मेज से उठ गई। अब चूंकि सब लोगों ने जान लिया कि टोपी जो है वो मुसलमान दोस्त के साथ उसके घर आता जाता है, तो सारे लोग खाने की टेबल छोड़कर हट गए और उसे बहुत मारा पीटा और बार बार पूछा कि राम दुलारी उसे मारते मारते थक गई, परंतु टोपी ने यह नहीं कहा कि वह इप्फन के घर नहीं जाएगा। अंत तक वो मारते मारते थक जाती, लेकिन वो इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वो आज के बाद इप्फन के घर नहीं जाएगा। वो जानता था कि इप्फन के बिना वो नहीं रह सकता, तो वो इप्फन के घर जाएगा ही जाएगा। इसलिए उसने ये स्वीकार ही नहीं किया कि वो इप्फन के घर नहीं जाएगा। टोपी ने यह नहीं कहा कि वो इप्फन के घर नहीं जाएगा। मुन्नी बाबू और भैरव उसकी कुटाई का तमाशा देख रहे थे। मुन्नी बाबू जो थे वो टोपी से बड़े थे और भैरव टोपी से छोटा था, ये था बीच का। तो उसकी कुटाई का तमाशा जो है ये लोग देख रहे थे। हम एक दिन एको रहीम कबाबची की दुकान पर कबाबों खाते देखा रहा। मुन्नी बाबू ने टुकड़ा लगाया कबाब। अब मुन्नी बाबू ने देखा जब ये मार खा ही रहा तो थोड़ी शिकायत इसकी और कर दी जाए, और शिकायत ऐसी कर दी जाए कि जो बिल्कुल जेन्युइन लगे, उचित लगे और ये थोड़ी मार और खाए। तो मुन्नी बाबू ने कह दिया, कह रहे एक दिन तो हमने इसको कबाब खाते भी देखा है। तो तब तो घर वालों का भड़कना बिल्कुल स्वाभाविक था। न देखा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। जब उन्होंने कहा कि हमने तो एक दिन इसे कबाब खाते भी देखा है, तो टोपी बहुत जोर से चिल्लाता है कि तुम हमें कबाब खाते देखे रहे हो, मतलब तुमने कब देखा मुझे कबाब खाते हुए? तो मुन्नी बाबू ने फिर कड़क के जवाब दिया, न देखा रहा वो दिन, मुन्नी बाबू ने कहा। तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? तब टोपी ने कहा कि अगर तुमने देखा था तो उसी दिन क्यों नहीं बता दिया आके घर वालों को कि मैं कबाब खाता हूं? वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच में, तो तुमने उसी दिन क्यों नहीं बताया? गुरु सुभद्रा देवी ने सवाल किया।
ये झूठा है दादी, टोपी ने कहा। अब जैसे घर में बच्चे लड़ते हैं वैसे ही वो भी लड़ता था, तो उसने दादी से सीधे कहा कि अरे दादी ये झूठा है, झूठा, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उस दिन टोपी बहुत उदास रहा। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि झूठ और सच के किस्से में अंतर कर पाता। सच्ची बात तो यह थी कि वह इतना बड़ा कभी नहीं हो सका। उस दिन तो वह इतना पिट गया था कि उसका सारा बदन दुख रहा था। मतलब उस दिन माँ से और दादी से उसने इतनी मार खाई थी कि उसका पूरे बदन में दर्द था। बस लगातार एक ही बात सोच रहा था कि अगर एक दिन के वास्ते वह मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाता तो समझ लेता उनसे। उसने कहा कि अगर एक दिन के लिए मैं उनसे बड़ा हो जाता तो मैं सारी कसर निकाल लेता। मुन्नी बाबू से बड़ा हो जाना उसके बस में तो था नहीं। वह मुन्नी बाबू से छोटा पैदा हुआ था और छोटा ही रहता। तो ये तो सच है कि वो मुन्नी बाबू से बड़ा तो कभी हो नहीं सकता था, छोटा पैदा हुआ था, छोटा ही रहता। लेकिन कहानी बहुत अच्छे मोड़ पर आ गई है। अब आगे की कहानी को मैं अपने अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।